Hello guys, this is Abhishek Kumar Singh. Once again, you're welcome to our YouTube channel Educational Expertise. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो थोड़ा अलग है बट इम्पॉर्टेंट बहुत है। आज का जो टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट किस तरीके से एक एग्रीकल्चरल एरिया या एक रूरल एरिया को प्रभावित करता है। दो तरीके से प्रभावित करेगा, या तो सीधे या डायरेक्ट तौर पे, या तो इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष तौर पे। तो चलिए इस चीज को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखते हैं। एंड जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिले। चलिए शुरू करते हैं। तो द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज आर इन्वॉल्व्ड इन रूरल सेटलमेंट। तो ग्रामीण बस्तियों में से इनमें से बहुत सारे जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। दो तरीके के मुद्दे हो सकते हैं। एक हो गया आपका नेचुरल एनवायरमेंटल इश्यूज, यानी जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका क्या वो कौन से मुद्दे रहेंगे। दूसरा आपका रहेगा मैन मेड एनवायरनमेंट। देखिए जो इंसान है वो अपने आसपास खुद के द्वारा निर्मित एक एनवायरनमेंट का निर्माण करता है, तो उस एनवायरनमेंट से ग्रामीण क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है इस बारे में भी जानेंगे। इसके अंदर हम रॉन्ग फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बारे में जानेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले कई दशकों से ये देखा जा रहा है कि ज्यादा उपजाऊ यानी ज्यादा फसल प्राप्त करने के लिए हम गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड में, जिसकी वजह से भूमि अपनी उपजाऊ क्षमता जो है वो खत्म करती जा रही है और आने वाले टाइम में वो भूमि क्या हो जाएगी, बंजर, किसी काम के उपयोग में नहीं आ सकती। उसके बाद है वे ऑफ इरिगेशन यानी रॉन्ग वे ऑफ इरिगेशन। हम आज के टाइम पे इरिगेशन के ट्यूबवेल हो गया, ठीक है, कैनाल्स हो गया, इन तरीकों का यूज कर रहे हैं जिनकी वजह से क्या हो जाता है कि वाटर का जो लॉस है वो बहुत ज्यादा है। एंड यू नो दैट कि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रीशियस एलिमेंट ऑन द अर्थ सरफेस। तो जो वाटर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है। तो इरिगेशन हमें इस तरीके से करना चाहिए ताकि जो हमारा पानी का है नुकसान कम से कम हो। ठीक है, उन तरीकों को भी जानेंगे। उसके बाद है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी देखिए बुनियादी ढांचे की तो कमी आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें दो चीजें आ जाती है। देखिए रूरल सेटलमेंट की प्रॉब्लम ये है कि वो लोग टोटली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से वो कुछ भी करना नहीं चाहते, और जो करना चाहते भी हैं तो वो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो बुनियादी ढांचा है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनका जो एक एनवायरमेंटल है एक इशू बन जाता है। तो वो सारे इशू हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नेचुरल एनवायरमेंटल इश्यूज। तो कौन से प्राकृतिक पर्यावरण मुद्दे रहेंगे ग्रामीण क्षेत्र में। तो सबसे पहला मुद्दा है कि द रूरल सेटलमेंट अलोंग द बैंक ऑफ रिवर्स आर ऑलवेज प्रोन टू फ्लड। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता है, देखिए अगर मैं बात करता हूँ बिहार का, तो बिहार का सोरो हम किसे कहते हैं बताइए, कोसी रिवर को। वही बात करी जाए सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल, दामोदर नदी को कहते हैं। ठीक है, तो ये नदियां बाढ़ लाती हैं हर साल। अब बाढ़ लाती हैं, क्यों लाती हैं? मान लीजिए कि ये रिवर का रास्ता है, हम अपनी पानी की उपयोगिता के लिए हम क्या करते हैं, इनके आसपास सेटलमेंट बना लेते हैं। अब रिवर में एक सीजन के दौरान, यानी मान लीजिए रेनफॉल का सीजन है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस बाढ़ में इस रिवर में क्या आ जाती है, फ्लड आ जाता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट इन रूरल एरियाज को झेलना पड़ता है। और बहुत सारा, चाहे वो ह्यूमन लॉस हो, एनिमल लॉस हो, गुड्स यानी सामान का नुकसान हो, या जिंदगी का नुकसान हो, तो ये सारा नुकसान जो है वो क्या परोक्ष रूप से यानी सीधे रूप से किसको, ग्रामीण क्षेत्रों को झेलने को मिलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई आज तक हमने यही चीज पढ़ी है कि हमें अपने घर वहां बनाने चाहिए जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी हो, बट ये रिस्क लोगों को पता है, बट फिर भी लोग क्या करते हैं, वहां पर घर बनाते हैं। अगला जो है ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी वाटर बॉर्नी डिसीज स्प्रेड ड्यू टू फ्लड। अब देखिए फ्लड है तो लोलैंड एरियाज भी होंगे, ठीक है, निम्नतल क्षेत्र भी होंगे, जहां पर क्या हो जाएगा, ये फ्लड का पानी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब पानी जब जमा हो जाएगा तो वहां पर मच्छर पनपेंगे। मच्छर पनपेंगे तो वो मच्छर बहुत सारी बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, ऐसी बीमारियों को उस ग्रामीण क्षेत्र में क्या करेंगे, फैला देंगे, जिसकी वजह से भी जान माल को काफी ज्यादा नुकसान होता है। और दूसरा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को तो नुकसान हो ही रहा है। ठीक है, तीसरा आपका आता है द रूरल सेटलमेंट ऑफ कोस्टल एरिया इज प्रोन टू साइक्लोन। अब देखिए जितने भी आपको कोस्टल एरिया आपको देखने को मिलेगा, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो जो हमारा ईस्ट कोस्ट है बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो आपके साइक्लोन्स है वो बे ऑफ बंगाल में बनते हैं,
जिसकी वजह से सीधा इम्पैक्ट इनका कोस्टल रीजन में पड़ने वाले जिले या शहरों पे होता है। ठीक है, जिसके अंदर आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य आ गए। ठीक है, अब होता क्या है कि जब ये साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं तो वो धीरे धीरे इन कोस्टल एरिया की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी वजह से मिलियन ऑफ पॉपुलेशन यानी लाखों की संख्या में जनसंख्या को क्या करना पड़ता है, प्रवास करना पड़ता है। और उसके साथ साथ जान माल और जानवरों की जो हानि हो रही है उसका हिसाब ही अलग है। ठीक है, उसके बाद आता है रूरल एरिया ऑफ माउंटेनियस रीजन। अब देखिए, माउंटेन में लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट एक कॉमन फीचर है। 2015 में या और 2013 में उत्तराखंड में देखने को मिला क्लाउड बर्स्ट। केदारनाथ में जो आपदा आई जिसकी वजह से मतलब बहुत सारी लोगों की जान गई और बहुत सारी डेड बॉडियां जो है वो नहीं मिल पाई, उसका रीजन क्या था, क्लाउड बर्स्ट। अगर लोगों का जो प्रवास था वो एक वैली के बिल्कुल तल पर ना होकर, अगर माउंटेन के कॉर्नर पे, मान लीजिए ये आपका माउंटेन है, अगर यहाँ पर उनका आवास ना हो कि यहाँ और यहाँ कहीं होता तो शायद इतनी सारी जान की जो वो है जान बच सकती थी। ठीक है, अब लैंडस्लाइड रोज आता है वहां पर लगभग। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती है, बहुत सारे गाड़ियों का नुकसान होता है, बहुत सारे सामान का नुकसान होता है और ट्रांसपोर्टेशन की जो मार्ग है वो भी अवरुद्ध होते हैं। ठीक है, तो ये तो थे आपके एनवायरमेंटल इश्यूज। चलिए अब हम बात करते हैं मैन मेड इश्यूज। तो मानव अपना एक एनवायरमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, तो वो कौन सा है, तो पहला है केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स क्रिएट प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन। अब आपको पता है किसान क्या करता है, अपनी उपज को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए क्या करता है, वो जहरीले पेस्टिसाइड्स का यूज करता है, वो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का यूज करता है जिसमें आपका नाइट्रोजन फास्फोरस शामिल होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम इन केमिकल्स को खेत में डालते हैं और उसके बाद सिंचाई करते हैं तो परकुलेट होकर, तो होता क्या है कि जब हम खेत में सिंचाई करते हैं तो ये केमिकल्स पानी में मिलकर जमीन के नीचे परकुलेट होके अंडर वाटर जो रिचार्ज होता है वहां पर ये उस जमीन को दूषित कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होगा, ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो गया यानी प्रदूषित हो गया, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा नुकसान देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उनका सामना सबसे ज्यादा रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को झेलना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है एक्सेस यूज ऑफ नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर्स लीड्स टू यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी। तो हम सबसे ज्यादा नाइट्रोजन से युक्त फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं जिससे हमें यूट्रोफिकेशन की एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बेसिकली यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम वो होती है, मान लीजिए कि एक लेक है वहां पे, तो जो ये पानी है अगर वो पानी लेक्स में जाता है तो उसके साथ क्या होगा, नाइट्रोजन भी उसके साथ बह के उस लेक के अंदर गया। ठीक है, तब उसके ऊपर जो आपके पेड़ पौधे ऊपर पाए जाएंगे उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए फाइटोप्लैंक्टन है, उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो पूरे तालाब को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे और सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट करके सरफेस तक नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा लेक का जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रॉन्ग फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो हम गलत तरीके से फार्मिंग प्रैक्टिसेस का यूज कर रहे हैं, हमारा जो लैंड मैनेजमेंट का तरीका है वो भी गलत है, और उसके साथ साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काट रहे हैं जिसकी वजह से इरोजन हो रहा है। उसकी वजह से भी आपको सॉइल इरोजन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अपर लेयर जो हमारी मिट्टी की ऊपरी परत जो होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, वो क्या होती है, पानी के साथ बह जाती है। तो वो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है जिसकी वजह से आने वाले समय में जो भूमि है ग्रामीण क्षेत्र की वो क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है मोर पॉपुलेशन क्रिएटिंग मोर बर्डन ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। देखिए, जमीन जो है वो पृथ्वी पे एक लिमिटेड रिसोर्स है, आपको पता है कि वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, बट हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज है। तो मान लीजिए आपके पास 100 स्क्वायर फीट का एरिया है और वो सिर्फ 1000 पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है, बट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। मान लीजिए वहाँ पर 2000 लोग बस गए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा और हम उन सभी लोगों को प्रचुर मात्रा में जो राशन है वो उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। उसके बाद पॉइंट आता है मैक्सिमाइज प्रॉफिट, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रैश क्रॉप्स इन इंक्रीजेड ड्यू टू विच द सॉइल इज लैकिंग पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अब देखिए, पैसे के लालच में हम क्या करते हैं, प्लांटेशन क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं यानी कैश क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, जिसमें आपका टी, कॉफी,
एंड रबड़ आता है। तो इसकी वजह से क्या आता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया में हमने ट्री के पेड़ लगा दिए तो वो ऐसा है कई सालों के लिए लगाए जाते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट जो है वो जमीन से लेते हैं। तो अब वो लगातार उसी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को जब जमीन से लेते रहेंगे तो उस जमीन में उस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की या पोषक तत्व की क्या होगी, कमी देखने को मिलेगी। जब वो कम हो जाएंगे तो वो भूमि एट द एंड क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी और वो किसी भी काम के लिए यूजफुल नहीं रहेगी। उसके बाद अगला पॉइंट है झूम कल्टीवेशन। देखिए हिली एरियाज में आज भी झूम कल्टीवेशन है, यानी जिसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर ट्राइब एक स्पेसिफिक एरिया में जाती है, वहां के ट्रीज को काटती है और उसको वहीं पे बर्न कर देती है और 2-3 साल वहां पर एग्रीकल्चर करती है। क्यों? क्योंकि जब तक उसकी उपजाऊ क्षमता रहेगी तब तक तो वो खेती कर लेगी और उपज प्राप्त कर लेगी। जब उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो आगे बढ़ते हैं। अब जब वो आगे बढ़ेंगे तो वहां फिर पेड़ काटेंगे, फिर वही प्रोसेस, यानी 5-5 साल के गैप पे मान लीजिए प्रोसेस होगा। तो एट द एंड क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट को तो नुकसान हो ही रहा है और उसके साथ साथ लैंड का भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। उसके बाद होता है एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड ड्यू टू बर्निंग ऑफ ओल्ड एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज। अब देखिए होता क्या, पंजाब जैसे एक अमीर राज्य में क्या हो रहा है, पराली के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि वो लोग क्या करते हैं, अगर वो वीट की फार्मिंग कर रहे हैं तो वीट का जो अपर पार्ट होता है, यानी जो उसका फल होता है या उसका बीज होता है, उसको क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, यानी उसको अपने यूज में ले आते हैं। बट जो उसका पूरा पेड़ होता है उसको क्या करते हैं, खेतों में ही जला देते हैं। देखिए दिल्ली और आसपास के जो पंजाब में राज्य हैं उनको एयर पॉल्यूशन की समस्या का हर साल अप्रैल के महीने में सामना करने को मिलता है। तो आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। बट आई थिंक ये एक सोशल प्रॉब्लम है और हमें सबको मिलकर ये एक साथ सॉल्व करनी होगी। उसके बाद आता है प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यू टू द रॉन्ग मेथड ऑफ इरिगेशन। तो सिंचाई के हम गलत तरीके यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पानी का जो है निम्न स्तर, यानी पानी जो है लगातार कम होता चला जा रहा है। देखिए पानी भी एक लिमिटेड रिसोर्स है, आप अगर उसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करेंगे तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, अदरवाइज खत्म हो गया तो उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहला रीजन है एक्सेसिव ग्राउंड वाटर। देखिए ट्यूबवेल का सबसे ज़्यादा इस टाइम पे यूज किया जा रहा है हर एग्रीकल्चरल लैंड पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्यूबवेल क्या करता है, जमीन के टैंक को खाली कर रहे हैं, यानी भूमिगत जल को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है और ग्राउंड लेवल जो है वो लगातार घटता चला जा रहा है, जिसका जिसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में हमें पानी की कमी देखने को मिलेगी। उसके बाद है वाटर शिपिंग थ्रू इरिगेशन सिस्टम एसिडिफाई द सॉइल एंड इज बीडिंग ग्राउंड ऑफ मलेरिया एंड अदर डिसीज। तो सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से रिसने वाला पानी मिट्टी को अम्लीकृत करता है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आपने सबसे पहले खाद डाला, ठीक है, यानी फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स डाले, उसके बाद आपने सिंचाई कर दी, तो वो सारा पेस्टिसाइड्स क्या होगा, वो जाएगा परकुलेट होकर जमीन में और ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाएगा। पहला तो ग्राउंड वाटर क्या हो गया, पॉल्यूट हो गया, जिसकी वजह से अगर हम उसे यूज करेंगे पीने के लिए तो हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा पॉइंट है सॉइल इरोजन ड्यू टू ओवर इरिगेशन। तो किसान ज्यादा फसल प्राप्त करने के लिए सिंचाई बहुत ज्यादा करते हैं। सिंचाई ज्यादा होने के लिए क्या होने की वजह से क्या होता है, जो अपर लेयर होती है वो क्या हो जाती है, मिट्टी के साथ पानी के साथ बह जाती है और मिट्टी अपना उपजाऊपन क्या होती है, धीरे धीरे खो देती है, जो कि एक सबसे बड़ी समस्या है भारत की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी बुनियादी ढांचा हमारा जो है बहुत कमजोर है। ड्यू टू लेक ऑफ टॉयलेट सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन डिफेक्शन। अब देखिए गांव में क्या होता है, आजकल सिंचाई शौच के लिए लोग जो है वो खेतों में जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो गांव में आपको देखने को मिल जाती हैं। परंतु अब जो है गांव में ऐसा नहीं है, अब आपको जो सरकार है वो फ्री में गांव में जो शौचालय है वो उपलब्ध करा रही है, तो धीरे धीरे आई थिंक ये जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद होता है द अब्सेंस ऑफ एलपीजी सीएनजी लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन व्हिच हैज डिफरेंट एनवायरमेंटल डैमेज। तो एलपीजी सीएनजी की अनुपस्थिति में आज भी गांव में लोग क्या करते हैं, लकड़ियां लाते हैं, जलाते हैं, उससे खाना बनाते हैं, तो ये डायरेक्ट क्या होता है, एयर पॉल्यूशन फैलाता है। तो आज भी बहुत सारे गांव में ऐसे गांव हैं जहां पर एलपीजी और सीएनजी नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन जो है वो एक विकराल रूप ले रहा है। उसके बाद है रूरल सेटलमेंट्स आर मोर वल्नरेबल देन अर्बन सेटलमेंट। देखिए शहरी बस्तियों की तुलना में अगर हम देखें तो ग्रामीण बस्तियां जो है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण बस्तियों में जो फैसिलिटीज़ है वो
बहुत मीडियम लेवल की हैं, बट अगर हम शहरों की बात करें वहाँ फैसिलिटीज़ बहुत हाई फाई तरीके की हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी अगर छोटी मोटी आपदा आती है तो सबसे बुरा जो उसका प्रभाव है आपका कहाँ देखने को मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। कोरोना में यही हुआ, सबसे ज़्यादा जो नुकसान देखने को मिला वो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने के लिए मिला। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, यानी जो हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो गाँव में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है। जबकि भारत जैसे देश में 60% से ज़्यादा जनसंख्या गांव में निवासित है, तो आई थिंक सरकार को क्या करना चाहिए, फोकस होना चाहिए कि हमें सबसे ज़्यादा जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो गांव में लगानी चाहिए। गांव से लोग अपने परिवार के मेंबर को लाके शहरों में इलाज करा रहे थे, जिसकी वजह से भी कोरोना जो है वो एक विकराल रूप ले पाया और हजारों लोगों की जान गंवानी पड़ी हमें। सो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारा जो मोटिवेशन है वो एक 100 लेवल पे होता है और हम बहुत बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय गाइस, गुड नाइट। Fearless.